पिछले कुछ सालों से जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखते हैं और ख़ासकर आरक्षण से रिलेटेड जो भी अभी तक आया है डिसीजन उन लोगों का, उससे हम लोगों को यही पता चलता है कि न्यायपालिका न्याय करती हुई दिखती नहीं है। खासकर जब आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन को अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर वाले मामले को लेकर, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ में जो 13 पॉइंट रोस्टर को लागू किया और 200 पॉइंट रोस्टर को उन लोगों ने हटाया था। इसको लेकर हम लोगों ने, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और अन्य संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर में दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और जिसका कारण ये हुआ कि ऑर्डिनेंस लानी पड़ी सरकार को। ठीक इसी प्रकार से देखिए 2018 में ही 1989 का जो एट्रोसिटीज़ बिल है, उस एट्रोसिटीज़ बिल में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज़ बिल है, उसमें भी आप देखिए बदलाव करने की कोशिश की गई। भारत बंद किया लोगों ने, उसके बाद जाकर ऑर्डिनेंस आया। ठीक इसी प्रकार से उत्तराखंड का जो डिसीजन है, या फिर अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आया था तमिलनाडु केस में नीट के एग्ज़ाम को लेकर, मेडिकल एग्ज़ाम को लेकर, उसमें जो आरक्षण की जो बात कही गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जब से आरक्षण लागू हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका 3 है। 1932 का पूना एक्ट के तहत आरक्षण मिला हम लोगों को, और संविधान में ये अंकित किया गया डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। उसके बाद देखिए 1993 में जो मंडल आयोग का जो सिफारिश 1978 में दिया गया, और 1993 में लागू हुआ, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 2008 में लागू हुआ, और 2008 से लेकर ये 2020 है, अभी तक एक भी प्रोफेसर पूरे भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपॉइंट नहीं हुए, और शायद हैं भी नहीं। एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। वाइस चांसलर में देख लीजिएगा तो एक आध होंगे तो होंगे, वो भी हमारे नज़र में है नहीं। तो ऐसी स्थिति है। और जो तीसरी क्राइटेरिया है वो है इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इकोनॉमिक क्राइटेरिया में जो 10% आरक्षण जो है अपर कास्ट लोगों को, जो गरीब तबके के हैं, उनको मिला। तो जो आरक्षण मिली आंदोलन के तहत मिली, पर ये जो आरक्षण मिला 10% वाला, इसमें कोई आंदोलन नहीं हुआ और ये तुरंत लागू भी हो गया। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ क्या होती हैं। अब जहाँ तक बात रही फंडामेंटल राइट की, तो आप देखिए, आप प्रोसीड्योर की तरफ में जाइएगा तो आपको लगेगा कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लेकिन आप सब्सटेंसिव वे में जाइएगा, उसकी आत्मा के अंदर जाइएगा, तो देखिए कि राइट टू इक्वालिटीज़ में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो कह रहा है कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी की जब बात आ रही है वहाँ पे, और वो राइट टू इक्वालिटी में है और वो एक फंडामेंटल राइट है, तो इससे साफ जाहिर है कि ये जो है आरक्षण जो है एक फंडामेंटल राइट है, इसमें दो मत कहीं है ही नहीं। और कभी कभी कोई लोग कहते हैं कि ये 10 साल के लिए शुरू हुआ था। भाई साहब, ये 10 साल के लिए शुरू नहीं हुआ था। वो 10 साल वाली जो बात है वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए बात कही गई थी, और ये इसकी जो एजुकेशन में और जॉब रिक्रूटमेंट की जो बात कही गई थी, ये तब तक शुरू रहेगा जब तक समता मूलक समाज बनता नहीं है। तो जितने भी जो पक्षधर हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं, दबे कुचले हैं, लिमिटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं, अकलियत हैं, इन सबको मिलकर और इनके लीडरान को मिलकर एक बड़ा मुहिम इस पर बनानी चाहिए कि जिस तरीके से लगातार इस तरीके का जो हमला हो रहा है दबे कुचलों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा, वो ना हो। और इसकी जो है हमेशा क्वेश्चन की जाती है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये फंडामेंटल राइट है। जो सारे लीडरान हैं, खासकर जो माननीय रामविलास पासवान है, जब 1993 में आरक्षण मंडल कमीशन लगा था तो उनका एक बहुत बड़ा रोल था। मुझे लगता है कि उनको बाहर आना चाहिए, सारे लोगों को बाहर आना चाहिए और एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट करना चाहिए। इसी कारण से देखिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने हल्ला बोल दरवाजा खोल का कार्यक्रम पूरे देश में चलाया और बिहार के लगभग हर जिलों में चलाया, जिसमें यह माना गया था कि जो अपॉइंटमेंट हो जजेस का, जो गरीब का बच्चा आईएएस बन सकता है तो गरीब का बच्चा जज क्यों नहीं बन सकता है, दरवाजा खुलना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, लॉ कमीशन 1952 से लेकर आज तक यही कहती आई है कि लॉ कमीशन यही कह रही है कि एक जस्ट अपॉइंटमेंट प्रोसेस होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो यूपीए सरकार की, मनमोहन सिंह सरकार की जो अंतिम अमेंडमेंट था 120 अमेंडमेंट 120, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार 2014 का पहला अमेंडमेंट था अमेंडमेंट 121,
वो यही बात कह रहा है कि विल ऑफ द पीपुल जो है वो दर्शाना चाहिए और जो अपॉइंटमेंट है उसको जस्ट करना चाहिए। लेकिन उस जिसमें वो 5 मेंबर कमेटी बनाने की बात कही गई थी, वो मामला कोर्ट चला गया और जस्टिस यू ललित जस्टिस थे, उनके संविधान पीठ ने ये बोला, उसको निरस्त किया और बोला कि सरकार एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीडिंग लाए ताकि इस पर आगे की बहस हो। लगातार ये लगभग 3.5 साल हो गए हैं उस बात को, सरकार वहीं की वहीं खड़ी है। इस कारण से मुझे लगता है कि जितने दबे कुचले लोग हैं एक साथ इकट्ठा हो, एक प्लेटफॉर्म पे आए, इनके लीडर एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक बड़ा मुहिम चलाने की आवश्यकता है। हल्ला बोल दरवाजा खोल जो मुहिम चल रहा है उसको और तीव्र करने की आवश्यकता है। और अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी दिल्ली में आगे चलकर, जो हम लोगों का मानना था कि हल्ला बोल दरवाजा खोल के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है एक न्यायिक ऐसा न्यायपालिका होना चाहिए जहां विल ऑफ पीपुल होना चाहिए और जहां गरीब का बच्चा भी जज बन सके। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि 350-400 फैमिली ही पूरे भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग हैं और यही लोग जजमेंट देते हैं। तो आप खुद ही मान लीजिए सर्कमस्टांसेज ऐसी बनी हुई है। इसी कारण बस जो है आरक्षण विरोधी बातें और आरक्षण विरोधी जजमेंट आते हैं। तो मेरा मानना है कि हम सब लोग एक हो जाएं और एक होकर एक बढ़िया से और एक बड़ा व्यापक तरीके से हल्ला बोल दरवाजा खोल के कार्यक्रम को पूरे भारत में शुरू करें, ताकि जो है इस तरीके का जजमेंट हमेशा के लिए जो है वो इस तरीके का जजमेंट ना आए और ये बताने में हम लोग सफल हो कि जो है आरक्षण जो है एक मौलिक अधिकार है।